गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन रैक पिनियन सिस्टम, या मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गेयर और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हमें क्या करना है कि अगर मान लो किसी सिचुएशन में, ठीक है, हमें अगर गेयर रेशियो दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, गेयर रेशियो वगैरह दे रखा है, ठीक है, अगर उसमें ये दे रखा है कि पिनियन और गेयर दोनों का टीथ सेम है, ठीक है, और हमें चेक करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि गेयर रेशियो, जो टीथ की गेयर रेशियो क्या है, नंबर ऑफ़ टीथ ऑन गेयर अपॉन नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिन, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब हम इसको वेरी नहीं करा सकते, इस गेयर रेशियो को चेंज नहीं करा सकते। अगर जैसे मान लो किसी अगर गेयर मतलब दो गेयर मेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ टीथ आ रहा है तुम्हारा 39, ठीक, और नंबर ऑफ़ जो पिनियन है, पिनियन पे मान लो 12 है, ठीक, और गेयर रेशियो हमें दे रखा है 3। तो इस केस में देखो गेयर रेशियो हमें 3 रखा है, और ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिनियन है, ये मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ ऑन गेयर है। तो हम अब देखो, अब यहाँ पे जब 39/12 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि इससे मिनिमम 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें गेयर रेशियो तो हमेशा 3 चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो आ रहा है, एक्चुअल में जो आ रहा है वो 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे, ऊपर 39 है, नीचे हम क्या करेंगे 12 की जगह 13 लिख देंगे, ठीक। वो तो मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ है, उससे हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, उससे हम नीचे नहीं जा सकते, लेकिन हम नंबर ऑफ़ टीथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम नंबर ऑफ़ टीथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक, नंबर ऑफ़ टीथ को लेकिन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो गेयर रेशियो है वो हमारा बन जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि अगर इफ़ पिनियन और गेयर के सेम एडेंडम है, ठीक है, तो पिनियन और गेयर का सेम एडेंडम है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ। तो उस केस में अगर गेयर सेफ होता है, ठीक है, यानी कि अगर टी मीन हम निकाल लेते हैं, टी मीन की वैल्यू आ जाती है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिनियन निकाल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इस केस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ गेयर की टीथ को के बारे में ही देखते हैं, ठीक है। पिनियन विल ऑटोमेटिकली सेफ, ऑलवेज चेक फॉर गेयर रेशियो, ठीक है, गेयर। लेकिन अगर इफ़ दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, अगर दोनों के दोनों मतलब पिनियन और गेयर दोनों के दोनों के जो एडेंडम है वो दोनों के दोनों डिफरेंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम दोनों का मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ निकालते हैं, फिर गेयर रेशियो निकालते हैं, गेयर रेशियो को फिर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, गेयर रेशियो को फिर एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आगे इसमें किया हुआ है। यहाँ पे देखो गेयर रेशियो क्या है, 3 दे रखा है। मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ गेयर पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, पिनियन पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब देखो ये 13 है, अब इससे ज़्यादा तो हम टीथ और गेयर पे और पिनियन पे डिक्रीज़ कर नहीं सकते, नंबर ऑफ़ टीथ को इससे नीचे नहीं ले जा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस 40 को हम 42 कर सकते हैं, और इस 13 को हम 14 ज़रूर कर सकते हैं, ठीक। हम इसमें 2 टीथ और इसमें 1 टीथ इंक्रीज़ करके गेयर रेशियो को हम 3 लेते आएंगे, ठीक, हमारे, जिससे कि हमारे गेयर रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं अगर सेम एडेंडम है। देखो अगर पिनियन और गियर दोनों का अगर सेम एडेंडम है तो उस केस में हम सिर्फ नंबर ऑफ़ टीथ निकालेंगे, सिर्फ गेयर का नंबर ऑफ़ टीथ निकालेंगे और गेयर रेशियो से नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिनियन निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि पिनियन और गियर दोनों के एडेंडम डिफरेंट है, उस केस में हम पहले गेयर की मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ निकालेंगे, फिर पिनियन का निकालेंगे, फिर गेयर रेशियो से उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ, तो देखो, तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली कि सेम एडेंडम और डिफरेंट एडेंडम होने पे हमें क्या करना है। अब आगे हमें जो पढ़ना है, हमें ये देखना है कि अगर
हमारे गियर सिस्टम में, हमारे जो गियर और पिनियन का जो सिस्टम है उसके अगर सेंटर डिस्टेंस वाइब्रेशन की वजह से अगर चेंज होते हैं, मतलब सेंटर डिस्टेंस कहने का क्या मतलब, ये अगर गियर है इसका यहाँ पे एक सेंटर है, फिर दूसरा गियर है ये इसका यहाँ पे कोई सेंटर, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर चेंज होता है, ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे गियर पे, ठीक है, क्या उसकी वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंट्रल डिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे एक हमने ये जूम कर लिया, ये हमारा एक पहले है जब सेंट्रल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था, और ये दूसरा है हमारा जब सेंट्रल डिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है, ठीक। तो सेंटर रेडियस 100 mm, सेंटर डिस्टेंस मतलब इस सेंटर से O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस O1 O2 जो है हमारा वो 100 mm है, ठीक। गियर का पिच सर्कल रेडियस 60 mm और पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन का 40 mm और फाई हमारा 20 डिग्री है। अब ये कहता है कि मान लो किसी ऐसे मोमेंट पे वाइब्रेशन की वजह से अगर हमारा सेंट्रल डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है बाई 2%, तो उस केस में सेंट्रल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 102 mm, ठीक है। बट बेस रेडियस रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, बट बेस सर्कल रेडियस रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। उसकी वजह से क्या होगा कि आर डैश कॉस फाई ये चेंज है, चेंज पिच सर्कल रेडियस है, ठीक है, ये दोनों के दोनों चेंज पिच सर्कल रेडियस, ये सारे दोनों इतने आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारा कॉस फाई क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई डैश क्या हो जाएगा 100 कॉस 20 डिग्री अपॉन 102, ठीक। तो कॉस 20 डिग्री जो भी होगी इसकी जो फाई की वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू जो आएगी इससे कम ही आएगी, ठीक है, इससे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा आएगी, ठीक, फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ वेरिएशन, अब इससे आगे देखो क्या होता है, ठीक है, अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि जब भी वाइब्रेशन होगा हमारा प्रेशर एंगल वो चेंज हो जाएगा, प्रेशर एंगल जो वो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, सेंट्रल डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, पिच सर्कल आर चेंजिंग, पिच पॉइंट इज चेंजिंग, पिच पॉइंट का डिस्टेंस फाई इज चेंजिंग, लेकिन हमने लॉ ऑफ गियरिंग में क्या पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो डिपेंड करती है हमारे बेस सर्कल के रेडियस पे, बेस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड है। तो क्या बेस सर्कल का रेडियस हमारा चेंज हुआ, नहीं, बेस सर्कल के रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आती है, बट बेस सर्कल रेडियस इज़ नॉट चेंजिंग, नो चेंज इन गियर वर्क्स इज, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन है वाइब्रेशन के दौरान भी जो ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, जो गियर के थ्रू जो ट्रांसमिशन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर किसी सिस्टम में वाइब्रेशन भी है तो, ठीक है। इस वजह से हम इन्वॉल्यूट गियर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम ये वाइब्रेशन प्रूफ होते हैं, वाइब्रेशन प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ इसमें नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो कि सिर्फ बेस सर्कल रेडियस पे डिपेंड करते हैं, इस वजह से प्रेशर एंगल के चेंज होने की वजह से वाइब्रेशन के दौरान, वाइब्रेशन की वजह से जो प्रेशर एंगल चेंज होता है उससे हमारा इसके ट्रांसमिशन पे लॉ ऑफ गियरिंग को ये हमेशा फॉलो करेगा, और लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करेगा तो हमेशा वो अपने जो पहले मोशन कर रहा था विदाउट वाइब्रेशन वैसा ही मोशन करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन्वॉल्यूट गियर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वॉल्यूट गियर ख़त्म हो जाता है। अब हमें पढ़ना है कि साइक्लोइडल गियर, जो 2 कंजुगेट गियर के बारे में मैंने बताया था शुरू में कि 2 कंजुगेट गियर होते हैं, ठीक है, एक साइक्लोइडल और एक इन्वॉल्यूट। तो बेसिकली हमें इन्वॉल्यूट के बारे में ही पढ़ना था, साइक्लोइडल अब हमें पढ़ना है, उसमें बस हमें ये जानना है कि साइक्लोइडल प्रोफाइल, जो इसकी प्रोफाइल बनती है वो कैसी बनती है, क्यों हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना था, ठीक है। साइक्लोइडल प्रोफाइल बाई नेचर कंजुगेट, दो प्रोफाइल कंजुगेट होते हैं, एक तो इन्वॉल्यूट होती है, एक साइक्लोइडल, ये के दोनों कंजुगेट होते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रोफाइल जो होते हैं कंजुगेट होते हैं। देखो साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे बनती है, इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये तुम्हारा सर्कल है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग इस स्ट्रेट लाइन पे।
और इस सर्कल के सेंटर के सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पे इसमें इस एग्जांपल में ए को लिया है, और ये जो पॉइंट जैसे जैसे सर्कल मूव करेगा, और ये सर्कल मूव करने की वजह से ये पॉइंट जो पाथ को फॉलो करेगा वही तुम्हारा साइक्लोइडल कर्व है। ये जैसे ये यहाँ पे ये साइक्लोइडल, यही तुम्हारा साइक्लोइडल कर्व है, या कह लो ये साइक्लोइडल प्रोफाइल है। ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स्ड लाइन होता है। उसमें क्या होता था, इन्वॉल्यूट में तुम्हारा फिक्स्ड सर्कल जो होता था वहाँ फिक्स्ड सर्कल रहता था, जिसको हम बेस सर्कल कहते थे, जो फिक्स्ड रहता है। उस पर एक लाइन का रोलिंग होती थी। इसमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन फिक्स्ड रहती है और सर्कल की प्योर रोलिंग होती है। ठीक है, अब उसी सर्कल के सेम चीज़, सेम सर्कल अगर हम किसी कर्व पे, किसी फिक्स सर्कल पे, जैसे अभी तक तो हमने ये उस पर मूव करा रहे थे कि एक फिक्स्ड लाइन पे मूव कर रहा था। अगर हम किसी सर्कल पे मूव कराएंगे तो हमें दो तरह की प्रोफाइल मिलती है। हाइपोसाइक्लॉइड, जब उस सर्कमफ्रेंस के अंदर, उस फिक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर मूव करती है तो हाइपोसाइक्लॉइड मिलता है, और जब फिक्स सर्कल के बाहर मूव करती है, ठीक है, उससे जो लोकस फॉर्म होता है उसको एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। ठीक है, एपीसाइक्लॉइड। और यही देखोगे, यही जो तुम्हारा प्रोफाइल है, आधा इसके अंदर सर्कमफ्रेंस, इसके फिक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर, आधा इसके बाहर, ये जो प्रोफाइल बनती है यही तुम्हारा साइक्लोइडल गियर का प्रोफाइल है। साइक्लोइडल गियर का ये प्रोफाइल बन जाता है। ठीक है, तब नीचे वाले को फ्लैंक, ये तुम्हें पहले पता है, टर्मिनोलॉजी में बताया था। ऊपर वाले को फेस कहते हैं। तो ठीक है, इसका ये देखो, ये ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक, नीचे पतला रहेगा, ऊपर थोड़ा चौड़ा रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि साइक्लोइडल प्रोफाइल, नीचे वाले को जो बनता है उसको हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं, ऊपर वाले को एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। ठीक है, साइक्लोइडल प्रोफाइल कब बनता है, जब एक सर्कल किसी फिक्स सर्कल के अंदर के सर्कमफ्रेंस पे और बाहर के सर्कमफ्रेंस पे विदाउट प्योर रोलिंग मोशन करती है, तो उस जो मूविंग सर्कल है उसके किसी अगर एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसके अगर किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं उसके सर्कमफ्रेंस पे, तो वो जो सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है वो जो पाथ को फॉलो करता है, हम उसी को साइक्लोइडल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा ये तुम्हारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, ये तुम्हारा साइक्लोइडल प्रोफाइल है। ठीक, अंदर वाला साइक्लोइडल प्रोफाइल है। अब देखो, अब फ़र्क क्या पड़ता है कि पर टूथ जो कॉस्ट है इसकी मोर हो जाती है, ओवरऑल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इन्वॉल्यूट गियर। फ्लैंक क्या होता है, फ्लैंक तुम्हारा वाइड होता है, स्ट्रॉन्गर बन जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये चीज़ याद रखना हमेशा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव कनेक्शन होता है, इस वजह से इसमें लेस वियर और लाइफ इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वॉल्यूट गियर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसमें वियर कम होता है। लेकिन एक चीज़, ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, और ये दूसरी चीज़ की ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वॉल्यूट। ठीक, और दूसरी चीज़ ये, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वॉल्यूट टीथ में क्या होता है कि सेंट्रल डिस्टेंस चेंज करने पे ही सिर्फ प्रेशर एंगल चेंज होता था, बाकी हर सिचुएशन में प्रेशर एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता था। लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर एंगल इस मैक्सिमम होता है एट स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट, फिर पिच पॉइंट पे ये ज़ीरो हो जाता है, फिर जब अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑफ इंगेजमेंट होता है तो फिर वहाँ वो मैक्सिमम हो जाता है। मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम से फिर ज़ीरो और फिर मैक्सिमम जाती है। ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, एट पिच पॉइंट ज़ीरो होती है, और एट एंड ऑफ इंगेजमेंट भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जबकि इन्वॉल्यूट गियर के केस में ये हमेशा जो प्रेशर एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर इन्वॉल्यूट गियर।
इन्वॉल्व्ड गियर के केस में प्रेशर एंगल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन जब साइक्लोइडल की बात करते हैं, साइक्लोइडल गियर की बात करते हैं, तो उसमें प्रेशर एंगल पहले मैक्सिमम होगा, फिर पिच पॉइंट पे 0 हो जाएगा, फिर वो एंड ऑफ एंगेजमेंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा गियर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा गियर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है गियर ट्रेन के बारे में। अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि गियर क्या होता है, गियर की वर्किंग कैसे होती है, वो मूव कैसे करता है। ठीक है, पावर उसका कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह क्या होगा, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। लेकिन अब हमें पढ़ना है गियर ट्रेन। तो बेसिकली अब बात हुई कि गियर ट्रेन यूज़ क्यों करते हैं। देखो, बहुत बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमें जो इनपुट एनर्जी है, एनर्जी जो हमें मिली, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट पे भी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, या कभी कभी सेंटर डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है, सेंटर डिस्टेंस या शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस केस में एक इनपुट से आउटपुट, मतलब ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्यों है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है गियर ट्रेन का एप्लीकेशन क्यों, कम्बिनेशन ऑफ गियर से। बेसिकली सिंपल सा है कि गियर ट्रेन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ गियर्स। ठीक, क्योंकि फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस और वेरी हाई या वेरी लो वेलोसिटी रेशियोज़ की रिक्वायरमेंट है। कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि हम घड़ी में देखते हैं, हमारे हाथों में घड़ी या दीवार पे जो भी घड़ी होती है, उसकी आवर की हैंड, सेकंड की हैंड और मिनट की हैंड, तीनों की स्पीड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर एक को अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, नहीं, हम एनर्जी सिर्फ एक जगह प्रोवाइड कराते हैं और बाकी एनर्जी हम जो गियर के थ्रू, गियर ट्रेन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जैसे उसकी स्पीड, उसके अकॉर्डिंग हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है गियर ट्रेन का, ये कहने का। ठीक है, तो बेसिकली गियर ट्रेन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे लार्ज सेंटर डिस्टेंस हो, लार्ज सेंटर डिस्टेंस हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट है फॉर वेरी हाई और लो वेलोसिटी रेशियोज, फॉर वेरी हाई और लो वेलोसिटी रेशियोज। ठीक है, अब किसी भी गियर ट्रेन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो मेन ड्राइवर जिस पे हम इनपुट देते हैं, उसके बाद मेन ड्रिवन जो आउटपुट पे लगा होता है, और उनके बीच के गियर्स को हम क्या कहते हैं, उनके बीच में जो भी गियर्स लगे होते हैं। मेन ड्राइवर, जैसे ये मेन ड्राइवर है, ठीक है, ये मेन ड्रिवन है। ठीक है, अगर इनके बीच में जैसे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा, ये इनका शाफ्ट है, इनका शाफ्ट है, इनका शाफ्ट है, इनका शाफ्ट है, इनको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंटरमीडिएट गियर्स, इसको ड्राइवर और ये ड्रिवन। ठीक, इसमें दो टर्म है, ये याद रखना, स्पीड रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन। ठीक है, ये याद रखना। और ठीक इसका उल्टा होता है ट्रेन वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। ठीक है, तो स्पीड रेशियो जो होता है अपॉन होता है ट्रेन वैल्यू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब कितने तरीके के गियर है। अब देखो, हमें जो क्या है, हमें दो तीन तरीके के सिंपल गियर ट्रेन्स के बारे में पढ़ना है। सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और पैलेंट्री गियर ट्रेन सिस्टम। ठीक है, ये तीन चार पांच तरीके के गियर ट्रेन के सिस्टम्स को हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन उसको कहते हैं जब एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर लगा हो। जब भी किसी गियर सिस्टम के बीच में, गियर ट्रेन के सिस्टम के बीच में जितनी भी शाफ्ट हैं उस पर सिर्फ एक गियर लगा हो, हम उसे सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे एवरी शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर इन यूज। ठीक है, हर एक शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर है। अब जैसे ये क्या है, ये तुम्हारा ड्राइवर है।
ये रोटेट करा रहा है क्योंकि इनपुट हम यहाँ दे रहे हैं, और ये क्या है, मेन ड्रिवन, आउटपुट हमें यहाँ से मिल रहा है। और इनके बीच के गियर को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गियर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंटरमीडिएट गियर, ठीक है। मॉड्यूल आर सेम इन ईच गियर्स। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी सिंपल गियर्स की बात करते हैं, सिर्फ सिंपल गियर्स, गियर ट्रेन की बात करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट गियर्स में यूज़ होते हैं उनको हम आइडलर भी कहते हैं। आइडलर क्यों कहते हैं अभी हम आगे पता चल जाएगा, उनको आइडलर क्यों कहते हैं। सिर्फ इस पर गियर के केस में इनको आइडलर कहते हैं, जो इंटरमीडिएट गियर, सिर्फ इंटरमीडिएट गियर को आइडलर कहते हैं, सिर्फ इस पर गियर के केस में, सिंपल इस पर गियर के केस में, अरे सिंपल गियर ट्रेन के केस में, ठीक है। कंपाउंड, रिवर्टेड, इन सब में नहीं कहते हैं उसे, इंटरमीडिएट गियर को, ठीक है। वो अभी कैसे क्यों होगा ये देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे वैसे लिखा हुआ है, एज दे डू नॉट इफेक्ट द स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इसकी ट्रेन वैल्यू या स्पीड रेशियो निकालते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है, ये तीत में ना सिर्फ ड्राइवर और ड्रिवन की ही वैल्यू आती है, जबकि आगे हम देखेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन में उसमें इंटरमीडिएट गियर्स के ट्रेन्स की वैल्यू भी आ जाएगी, जो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, सिंपल गियर ट्रेन में मेन ड्राइवर, इंटरमीडिएट को आइडलर कहते हैं, आइडलर्स भी कहते हैं, और मेन ड्रिवन, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। और सिंस सारी की सारे गियर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो सारे के मॉड्यूल के गियर के सारे मॉड्यूल सेम होंगे, सारे गियर्स के मॉड्यूल सेम होंगे। और ये चीज़ याद रखना, अगर नंबर ऑफ आइडलर्स या इंटरमीडिएट गियर इवन है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ऑड है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये तुम्हें पता ही है, ω1/ω2 इज इक्वल टू T2/T1, ये सारी चीज़ें पता ही हैं, ठीक। फिर उसी तरह ω2/3 इज इक्वल टू T3/T2। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें निकल के आ जाएगा, कि ω1/ω4 क्या है तुम्हारे स्पीड रेशियो इज इक्वल टू T4/T1, ठीक। ये तुम्हारा स्पीड रेशियो, इसका उल्टा हो जाएगा ट्रेन वैल्यू, ठीक। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब आता है कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन, देखो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है, ठीक है। अब जो हमें अगला पढ़ना है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन, जब किसी भी गियर ट्रेन सिस्टम में अगर किसी भी एक शाफ्ट में एक से ज़्यादा गियर लगे, ठीक है, किसी भी एक शाफ्ट में एक से ज़्यादा गियर लगे हैं तो हम उसे कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे कि ये शाफ्ट देखो, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये गियर 2 और गियर 3 एक ही शाफ्ट पे है, ठीक है। उसी तरह ये गियर 4 और गियर 5 एक ही शाफ्ट पे है, तो ठीक है। तो ऐसे जहाँ भी यूज़ होता है हम उसे कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे एटलीस्ट वन ऑफ द शाफ्ट मस्ट हैव मोर देन वन गियर इन यूज़। एटलीस्ट वन ऑफ द शाफ्ट, किसी भी एक शाफ्ट में मस्ट हैव मोर देन वन गियर इन यूज़। तो यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ डॉटेड दिखा है कि यहाँ पे जो गियर 1 है वो क्या कर रहा है, गियर 2 से मेट कर रहा है, गियर 2 से मेट कर रहा है, ठीक है। ये गियर 2 से मेट कर रहा है, यहाँ 1 है, और गियर 2 जो है वो गियर 4 से मेट कर रहा है, ठीक है। और गियर 5 जो है वो गियर 6 से मेट कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 और 3, सिंस गियर 2 और गियर 3 दोनों के दोनों सेम शाफ्ट पे हैं तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, ठीक उसी, क्योंकि सेम शाफ्ट पे हैं। और ठीक उसी तरह गियर 4 और गियर 5, ठीक है, सेम शाफ्ट पे हैं तो इनकी भी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक। अब देखो किसके, अब कौन जो गियर मेट कर रहे हैं, जैसे गियर 1, तो गियर 1 मेट कर रहा है गियर 2 से, इसकी मॉड्यूल सेम होगा, ठीक। उसी तरह गियर 2 जो है, गियर 3 जो है वो मेट कर रहा है गियर 4 से, तो मॉड्यूल ऑफ गियर 4 इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 3, ठीक। उसी तरह 5 और 6 मेट कर रहा है, मॉड्यूल ऑफ 5 इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ 6, ठीक है। इतने ऐसे गियर के मॉड्यूल सेम होंगे, ठीक है, मेटिंग गियर्स हैं, ठीक। इसमें ड्राइवर ये है, ड्रिवन ये है, ठीक है। ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गियर्स हैं, आइडलर नहीं है। आइडलर सिर्फ सिंपल गियर ट्रेन्स में होंगे, ये इंटरमीडिएट्स गियर्स हैं,
इंटरमीडिएट गियर्स। अभी मैं बताऊंगा आइडलर और इंटरमीडिएट, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से देखो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 T2 अपॉन T1, ठीक है। हमें निकालना क्या है, स्पीड रेशियो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 6, ठीक, हमें ये निकालना है, ठीक। फिर ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 T4 अपॉन T3, ओमेगा 5 अपॉन ओमेगा 6 और T6/T5। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्पीड रेशियो निकल जाएगा। तो ये हमारा आता है फॉर्मूला, T2 T4 T6 T1 T3 T5। तब एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, T2 क्या है, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है। T2 क्या है, ड्रिवन, फिर T4 ड्रिवन, T6 ड्रिवन, T1 T3 T5, ठीक। ये समझ में आया कि अगर किसी कंपाउंड गियर ट्रेन में हमें निकालना है तो ये क्या होगा, 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जब हम इस केस में स्पीड रेशियो निकालना है तो उस केस में जो इंटरमीडिएट गियर्स हैं उनके नंबर ऑफ टीथ की भी वैल्यू आ रही है, मतलब वो भी इफेक्ट कर रहे हैं स्पीड रेशियो की वैल्यू में, ठीक है। लेकिन जब हम अगर सिंपल गियर ट्रेन की बात कर रहे थे, उस केस में देखो यहाँ पे कहीं भी आया, कहीं भी इंटरमीडिएट, चाहे 1 2 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, सिंपल गियर ट्रेन में कहीं भी इंटरमीडिएट गियर ट्रेन्स की का इफेक्ट नहीं होता उनके स्पीड रेशियो में। इस वजह से हम इसमें जो होते हैं इसमें जो सिंपल गियर ट्रेन्स में जो इंटरमीडिएट गियर यूज़ होते हैं हम उनको आइडलर कहते हैं, लेकिन बाकियों में नहीं कहते, ठीक है। उनका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, स्पीड रेशियो पे सिंपल गियर ट्रेन के, इस वजह से हम उसको आइडलर कहते हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड गियर ट्रेन में हम उसे इंटरमीडिएट गियर ही कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन हो गया, ठीक। तो इसका स्पीड रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। अब आता है अगला रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या कहता है, देखो कोई भी शाफ्ट, ठीक है, अगर मान लो एक ये शाफ्ट है और इस बीच में कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे एक गियर है और यहाँ पे एक गियर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, इस पर हम इनपुट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये पावर हम इस पर भी आ जाए। और सबसे पहली चीज़, ये दोनों के दोनों को एक्सियल है, ये बीच में डिस्टेंस खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई शाफ्ट है, ठीक है। तो ये शाफ्ट है, ठीक, ये दोनों के दोनों को एक्सियल है, मतलब एक ही, इनकी एक्सिस एक ही है। उस केस में हम रिवर्टेड गियर ट्रेन एक इसके पैरेलल एक शाफ्ट को लगाएंगे, ठीक है, उस पर एक गियर लगाएंगे, उस कंपाउंड गियर की सिस्टम लगाएंगे। ये देखो ये गियर और ये गियर इसी शाफ्ट पे, सिर्फ एक शाफ्ट पे मूव कर रही है, ये इससे मेट करेगा, ठीक। जैसे ये अपनी वेलोसिटी से इसको भी रोटेट करने लगेगा, फिर ये यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये दोनों के दोनों सेम एक्सिस में है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। उसको हम कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शाफ्ट लेंगे, उस पर 2 गियर लगाएंगे, कंपाउंड गियर लगाएंगे, ठीक। फिर ये जो ड्राइवर है अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर यहाँ से ये और फिर यहाँ पे ये, ठीक है। डेट कंपाउंड गियर ट्रेन विच कनेक्ट टू कोएक्सियल शाफ्ट, ठीक है। ये भी होता है कंपाउंड गियर ट्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, अंदर क्लासिफिकेशंस कह लो, ठीक है। तो इसमें भी देखो स्पीड रेशियो क्या होगा, सेम वही, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, ठीक है। तो यहाँ ड्रिवन कौन है, ड्रिवन एक T2 है और T4 है, T2 क्योंकि T3 है ना, T3 इसको मूव करा रहा है, इस वजह से T2 इंटू T4, T1 इंटू T3, ठीक, ड्राइवर और ड्रिवन, ठीक। हियर फर्स्ट एंड लास्ट गियर मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई पूछे, जैसे कि उसमें था कि सिंपल गियर ट्रेन में हम जब यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें जो मोशन जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ड्रिवन भी मूव करेगा, दोनों का मोशन हमेशा सेम होगा, ठीक है, दोनों का मोशन हमेशा सेम होगा। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। चलो फिर आगे चलते हैं। और एक जनरल कॉन्सेप्ट है R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4, ठीक, जो रेडियस है,
सेंटर डिस्टेंस गियर के, जैसे मान लो अगर एक शाफ्ट पे 2 गियर हैं, एक ये है एक ये है, ठीक, ये R1 ये R2, और इसी पे दूसरा शाफ्ट भी है, एक ऐसा है एक ऐसा है, ये तुम्हारा R3 मान लो, ये R4, ठीक। तो ये जो सेंटर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है। और वो सेंटर डिस्टेंस इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस के बराबर होगी, इसके रेडियस के बराबर, वही है यहाँ पे लिखा हुआ R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4। अब R1 और R2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अगर और ये ठीक, ये दोनों गियर एक दूसरे से मेट कर रहे हैं तो इनका मॉड्यूल सेम होगा, ये दोनों गियर एक दूसरे से मेट कर रहे हैं तो इनका मॉड्यूल सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ़ ऑल द गियर्स हैव सेम मॉड्यूल तो उस केस में ये हो जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सेट है। अब तीसरा आता है, अब इसके बाद जो तुम्हारा गियर ट्रेन आता है वो तुम्हारा आता है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपीसाइक्लिक, हाँ ठीक है, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखो एपीसाइक्लिक, एपी मतलब होता है एक्सिस, एपी का मीनिंग होता है एक्सिस, ऐसा गियर ट्रेन, ठीक है। और साइक्लिक मतलब रोटेशन, ऐसा गियर ट्रेन जहाँ पे किसी एक गियर की जो एक्सिस है वो भी किसी एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट। जैसे कि ये है, ये तुम्हारा एक गियर है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब रोटेट तो कर रहा है लेकिन इसी पॉइंट पे, लेकिन ये जो गियर है इसकी एक्सिस यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये आर्म मूव करेगा ये गियर भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसीलिए हम इसको एपीसाइक्लिक गियर कहते हैं। मतलब ऐसा कि जहाँ पे एक किसी भी एक गियर की जो एक्सिस है वो भी किसी और पॉइंट के अबाउट मूव कर रही हो। अपार्ट फ्रॉम रोटेशन ऑफ गियर, इफ़ एनी गियर एक्सिस इज ऑल्सो रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सिस, देन द ट्रेन विल नोन एज एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। और ये सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी होती है, रिवर्टेड भी होती है, जो भी होती है, ठीक है। ये तीन चार तरीके की होती है, सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, रिवर्टेड भी हो सकती है, ठीक है। ये देखो, टू रोटेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन अ लिंक इज़ यूज्ड, इसको हम आर्म कहते हैं। जो लिंक जो उस दूसरे गियर के जो एक रोटेट कर रहा है, जिसकी एक्सिस भी रोटेट कर रही है, जो उसको कनेक्ट करता है फिक्स्ड पॉइंट से, उसको हम आर्म कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ तो एप्लीकेशन, कि ये यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। आर यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियो विथ गियर ऑफ मॉडरेट साइज इन अ कंपैरेटिवली लेसर स्पेस, ठीक है। जहाँ जैसे कि डिफरेंशियल गियर सिस्टम, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, डिफरेंशियल गियर सिस्टम ऑटोमोबाइल में या रिस्ट वॉच में, या बैक गियर ऑफ लेथ, ठीक है। ये सारे के सारे एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल गियर सिस्टम किसी भी ऑटोमोबाइल में देखो कितनी छोटी स्पेस में होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि और यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियोज विथ गियर्स ऑफ मॉडरेट साइज। छोटे छोटे गियर होंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा रिवर्टेड या जो गियर सिंपल गियर ट्रेन, वो कम साइज़ में उससे अच्छी स्पीड रेशियो दे देंगे, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड रेशियो दे देंगे इन ए कंपैरेटिवली लेसर स्पेस एंड साइज। और इसका ये देखो डायग्राम है, ये तुम्हारा एक्सेस, ठीक है, ये तुम्हारा ये गियर है, ये इसके अबाउट मूव कर रहा है, ठीक, ये मूव करेगा, ठीक है, ये इस गियर के अबाउट, ये तुम्हारा गियर ये वाला है, और ये तुम्हारा इसके अबाउट मूव करेगा। ये जो ऊपर वाला गियर है वो तुम्हारा ये है, ये है तुम्हारा आर्म, उसके अबाउट आर्म भी मूव करेगा, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले ये देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, इस गियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आता है वो 2 आता है, ठीक है। और वो कैसे, वही हमें निकालना है। अब देखो ये गियर है, ठीक, यहाँ फिक्स्ड है, और ये आर्म है, ये दूसरा गियर है। तो पहला तो ये लिंक ये हो जाएगा जो फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। फिर दूसरा तुम इस गियर को मान लो, ठीक, फिर तीसरा इस आर्म को मान लो, फिर चौथा ये, ठीक। एल की वैल्यू 4, नंबर ऑफ जॉइंट। अब देखो इस पॉइंट पे कितने जॉइंट हैं, यहाँ पे एक गियर है, फिक्स्ड है, एक गियर है और आर्म, तो यहाँ पे क्या ट्रिपल टर्नरी जॉइंट है, यहाँ पे टर्नरी जॉइंट है, मतलब 2 बाइनरी जॉइंट। फिर यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट,
इस आर्म और बॉडी में, तो 1 4 हो गए, ठीक। जे के कितने हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये 3, और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट कांटेक्ट है वो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक। ये सारी ये पता चल गया एल कितना है, एच जे कितना है, एच कितना है। तो 3 4 -1 -2 इंटू 3 -1 क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -6 -1 2, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या हो गया कि इस एपिसाइक्लिक गियर सिस्टम में हम जो इनपुट फॉर अ कांस्टेंट मोशन के लिए इनपुट जो हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट इस पे दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस पे दे सकते हैं और आर्म पे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, बस वो सब तो बात की बात है, ठीक है। ये याद रखना कि इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा 2 होता है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। ये याद रखना कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अभी तक कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहाँ यूज़ होती, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन तक क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा इसकी 2 होती है, ठीक है। आर्म और गियर दोनों के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये एग्जांपल आखिरी में पढ़ेंगे, और ये आखिरी गियर ट्रेन है हमारा, आखिरी गियर ट्रेन है प्लेनेटरी गियर सिस्टम। प्लेनेटरी गियर सिस्टम में क्या होता है, एक सन होता है, सन तुम्हारा ये, और ये प्लेनेट, और ये तुम्हारा एनुलर गियर कहते हैं, एनुलर रिंग कहते हैं इसे, या गियर कहते हैं, एनुलर रिंग कहते हैं, ठीक है। एनुलर या रिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी जो इनपुट है हम 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो सन को फिक्स कर दें या सन पे इनपुट देते हैं। उसी तरह हम दूसरा इनपुट जो दे सकते हैं वो इनपुट हम तुम्हारा रिंग पे दे सकते हैं और उसको फिक्स भी कर सकते हैं। जनरली इन प्लेनेटरी गियर सिस्टम नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर मोर देन 1 फॉर बैलेंसिंग और हाई पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। ये अभी तक के जितने भी गियर ट्रेन थे उनसे ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्लैनेट्स जो होते हैं इसमें, प्लैनेट्स कैन नेवर बी द इनपुट फॉर द प्लेनेट गियर, ठीक है। सन एंड प्लैनेट गियर, देखो इसमें जो प्लैनेट होते हैं उनको हम कभी इनपुट, या तो हम आर्म पे इनपुट देंगे, या तो ये सन गियर है रिंग पे देंगे, या तो हम देंगे इस पे सन पे, ठीक है। इन 2 चीज़ों पे ही हम इनपुट दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे इनपुट दे सकते हैं। ये भी एक तरह के एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही हैं, ठीक है। बस ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बस फ़र्क इसमें कोई नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। ये भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही हैं, ठीक है। ये जो है, और इसमें एक से ज़्यादातर जो हम जो यूज़ करते हैं, जो प्लैनेट यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर बैलेंसिंग और हाई पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि ये बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें हाई पावर ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। आर्म और ये कैरियर, ये तुम्हारा कैरियर होता है, आर्म कह लो या कैरियर कह लो, ठीक है, आर्म या कैरियर। और हमेशा याद रखना कि जो प्लैनेट कैन नेवर बी द इनपुट फॉर द सन एंड प्लैनेट गियर सिस्टम, ठीक है। प्लैनेट कैन नेवर बी द इनपुट फॉर द सन एंड प्लैनेट गियर सिस्टम। और ये आखिरी में आता है ये टॉपिक, ठीक है, फिक्सिंग टॉर्क, होल्डिंग टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसमें जो टोटल टॉर्क, ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि टोटल टॉर्क जो होता है इनपुट टॉर्क प्लस आउटपुट टॉर्क प्लस फिक्स। तो जनरली इसमें यही पूछते हैं, या तो इनपुट और आउटपुट दे देंगे, और फिक्स के बारे में पूछेंगे कि फिक्स टॉर्क कितना है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, या तीनों में से किसी 2 को दे देंगे, या एक के बारे में पूछेंगे। और पावर, ये चीज़ कि पावर, देखो पावर कंजम्पशन क्या होता है, T इंटू ओमेगा, तो या तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। पावर कंजम्पशन हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे जितनी इनपुट हो चाहे वो टॉर्क के थ्रू हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें टॉर्क इनपुट
ये टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क इनपुट अगर हमें दे रखा है तो टॉर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, ओमेगा इनपुट और आउटपुट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गियर ट्रेन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और अब सिर्फ एक गियर ट्रेन यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरा चैप्टर गियर ट्रेन ये पूरा यूनिट हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।